चीज़ें, अगर आप ये हाईलाइट वाली चीज़ें अपनी बुक में भी हाईलाइट कर लोगे तो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग फ्रॉम योर एनसीईआरटी एवरीथिंग इन डीप डिटेल। तो नेशनलिज्म इन इंडिया, यहाँ पर लोगों में ऐसी भावना जनरेट करना जिससे कि सब लोग एक साथ आ सकें बहुत इम्पॉर्टेंट था। अगर हमें स्वराज चाहिए था तो, अगर हमें इंडिपेंडेंस चाहिए तो उसके लिए हमें ऐसी भावना का जनरेट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिससे सब लोग एक साथ आ सकें। अब क्या हुआ, लोगों को वैसे तो कोई यूनिटी दिख नहीं रही थी, लेकिन एक ही चीज़ थी, वो था सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड अंडर कॉलोनिज्म। तो सब लोग इस कॉलोनिज्म से परेशान थे, सब लोग परेशान थे कि हमें ब्रिटेन की कॉलोनी बन करके नहीं चाहिए, हमें इंडिपेंडेंस चाहिए। तो ये एक यूनिटी का फैक्टर बना, ये यूनिटी का फैक्टर बना और धीरे धीरे करके लोग यूनाइट होने लगे। सब लोगों ने सोचा कि अब धीरे धीरे करके इंडिपेंडेंस आ जाएगी। इसके लिए बहुत सारी मूवमेंट स्टार्ट हुई, जैसे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और कौन सा आया था, सोचो थोड़ा सा, और कौन सा मूवमेंट आया था, और आया था क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, ये सारे मूवमेंट्स स्टार्ट किए गए। अब बात क्या हुई कि कहानी शुरू होती है हमारी 1919 से। 1919 में क्या हुआ, वॉर खत्म हो गया। कौन सा वॉर खत्म हुआ था 1919 में? वर्ल्ड वॉर वन। जब वर्ल्ड वॉर वन खत्म हुआ तो लोग बहुत परेशान थे, क्योंकि बहुत सारा पैसा हमारा बंदूकें खरीदने में लग गया था, है ना, क्योंकि वॉर में तो बंदूक से ही काम चलेगा, रोज का फ्लैट तो देने से रहे। तो बंदूक खरीदने में, वेपन्स खरीदने में, डिफेंस में बेसिकली हमारी कंट्री का बहुत पैसा जा चुका था, और इसी से हमारे ऊपर वॉर का कर्जा भी आ गया था, टैक्सेस इंक्रीज हो गए थे, कस्टम ड्यूटीज लग गई थी, ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। और एक प्रॉब्लम जो और लोगों ने फेस करी वो थी फोर्स रिक्रूटमेंट की। लोग क्या करते थे, ब्रिटेन के लोग क्या कर रहे थे, इंडियंस को फोर्सफुली आर्मी में रिक्रूट कर रहे थे। अरे सर, हाय, हाउ आर यू, ये लीजिए आपका ऑफर लेटर, प्लीज आइए आर्मी में। वो कोई, आई डिड नॉट अप्लाई फॉर दिस जॉब। अरे सर, डजेंट मैटर, आपने अप्लाई किया नहीं किया, जॉब मिल रही है ना, चलो आर्मी में। ये हो रहा था। ठीक है, मतलब मैंने नहीं किया यार अप्लाई, मेरे को नहीं जाना है आर्मी में, पर फिर भी धक्के से लोगों को आर्मी में डाला गया। लोग इससे भी परेशान थे, ये तो कोई बात नहीं होती भाई, मुझे तो घर पे बैठ के पॉपकॉर्न खाने, मूवी देखनी है, तुम क्यों मुझे आर्मी में डाल रहे हो। ठीक है, तो ये फोर्स रिक्रूटमेंट होता है, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी लोगों के लिए। फिर आते हैं हमारी कहानी के हीरो महात्मा गांधी। महात्मा गांधी इंडिया वापस आए जनवरी 1915 के अंदर। वो अभी तक साउथ अफ्रीका में उन लोगों की मदद कर रहे थे एक रेसिस्ट रिजाइम के अगेंस्ट लड़ाई कर। और कैसे लड़ रहे थे वो, मास एजिटेशन से। जिन बच्चों को नोवेल मेथड का मतलब नहीं पता है उन्हें मैं बता देती हूँ कि नोवेल का मतलब होता है न्यू और डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल किसी को भी कॉल करो तो नोवेल कोरोना वायरस के कारण ये सब, तो नोवेल कोरोना वायरस मतलब समथिंग विच इज न्यू, हमने पहले नहीं सुना इस वायरस के बारे में। ठीक है, तो उन्होंने ये रेसिस्ट रिजाइम, जिसे क्या कहते थे, अपार्थेड कहते थे, हम लोग क्लास 9 में पढ़कर आए हैं, अपार्थेड के अगेंस्ट लड़ रहे थे। मास एजिटेशन का मतलब होता है जितने लोग मिलते हैं सबको इकट्ठा करो, सब मिल करके लड़ाई करेंगे। ठीक है, उनका सत्याग्रह का आइडिया था पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ। अगर मैं सच बोल रही हूँ तो मुझे किसी से डरने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर मेरा इंटेंशन सही है, जो मैं कर रही हूँ वो सही है, तो मुझे उसके लिए अग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो नीड टू बी अग्रेसिव। ये चीज़ तो मैं सामने वाले की कॉन्साइंस से अपील करके भी कर सकती हूँ, सर देखो समझने की कोशिश तो करो, जो आप कर रहे हो वो सही नहीं है, हमारी ज़मीन है, हमें अपने हिसाब से कल्टीवेशन करने दो, क्यों उगाएं हम इंडिगो, जरा सोचिए तो सही। ठीक है, ये होता है अपीलिंग टू द कॉन्साइंस ऑफ द ऑप्रेसर। सो महात्मा गांधी कहते थे दैट सत्याग्रह इज ऑल अबाउट सोल फोर्स। ठीक है, ट्रूथ इज द वेरी सब्सटेंस ऑफ सोल। जब तुम खुद को थोड़ी सी नॉलेज देते हो, थोड़ा पढ़ लिख जाते हो, दुनिया की मोह माया से ऊपर उठ जाते हो, तो तुम सत्याग्रह को फॉलो कर रहे हो, और इसी के अंदर आता है धर्म ऑफ नॉन वायलेंस। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सत्याग्रह। वहां पर आप ये अंडरलाइन की हुई लाइंस लिख सकते हो, धर्म ऑफ नॉन वायलेंस, इन द यूज ऑफ सत्याग्रह देयर इज नो इल विल। हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं सत्याग्रह में, पैसिव रेजिस्टेंस नहीं है ये, दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग पीपल।
अब महात्मा गांधी ने इंडिया में आने के बाद में सत्याग्रह 3 जगह पर स्टार्ट किया। 1916 में वो चंपारण गई, वहाँ पर उन्होंने सत्याग्रह स्टार्ट किया। 1917 में उन्होंने खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में सत्याग्रह स्टार्ट किया, और फिर 1918 के अंदर वो अहमदाबाद गए और वहाँ पर उन्होंने कॉटन मिल वर्कर्स के अगेंस्ट सत्याग्रह स्टार्ट किया। ठीक है, तो तुम्हारे पास क्वेश्चन क्या आता है, ऐसा कौन सा सत्याग्रह था जो पेजेंट्स के लिए नहीं था? क्या आंसर होगा? कौन सा सत्याग्रह था जो पेजेंट्स के लिए नहीं था? वो था कॉटन मिल वर्कर्स का अहमदाबाद वाला 1918 का सत्याग्रह। अब आता है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट ब्रिटेन के लोगों ने हमारे ऊपर इम्पोज किया था। पूरे इंडियन मेंबर्स ने, जितने मेंबर्स हमारे लेजिस्लेटिव काउंसिल में थे, सब ने बोला ये बहुत अनजस्ट लॉ है, ये कंट्री में नहीं आना चाहिए। ब्रिटेन के लोगों ने कहा दैट साउंड्स लाइक यू प्रॉब्लम, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें लॉ पसंद है, आएगा कंट्री में, उखाड़ लो, क्या उखाड़ सकते हो। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट 1919 के अंदर पास हुआ और आया हमारी कंट्री में। इस एक्ट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को बहुत पावर मिल गया था पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को रिप्रेस करने का। मतलब अगर मेरे अगेंस्ट कोई भी जा रहा है तो क्या होगा, मैं उसको उठा करके जेल में डाल दूंगी 2 साल के लिए। कोई मुझसे नहीं पूछेगा कि भाई वो बंदा जेल में क्यों है, कोई ट्रायल नहीं होगा। इतनी मतलब इतना खराब लॉ था ये। आज हमारी कंट्री में सिर्फ 24 आवर्स का टाइम मिलता है और इन्होंने क्या किया, 2 साल। भाई बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 2 साल में 16th बर्थडे मनाया तो 2 साल बाद अडल्ट हो जाऊंगी मैं, और ये 2 साल वो जेल में निकलवा देंगे तुम्हारे। तो महात्मा गांधी ने कहा कि नहीं यार, बहुत गलत चीज़ है, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, ये तो बहुत खराब चीज़ है। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम हमारे तरीके से, हमारे नॉन वायलेंट तरीके से इस ऐसे अनजस्ट लॉज के अगेंस्ट लड़ेंगे। तो उन्होंने 6 अप्रैल को करी एक हड़ताल, रैलीज ऑर्गेनाइज की गई अलग अलग सिटीज़ में, वर्कर स्ट्राइक पे चले गए, रेलवे वर्कर स्ट्राइक पे चले गए, सारी दुकानें बंद कर दी। ठीक है, अब इतना सारा कुछ हुआ तो ब्रिटेन वाले लोग वो थोड़े चौकन्ना हो गए कि यार ये क्या हो रहा है, ऐसा तो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये तो सोचा ना था हमने ये जो हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि भाई चलो लीडर्स को उठाना शुरू करो, ये वही लोग जिनके सिर पे ये लोग नाच रहे हैं ना, इनको उठा करके जेल में डालो, चुप करके बैठ जाएंगे सब। तो उन्होंने अमृतसर में जो लीडर्स थे उनको उठाकर जेल में डालने लगे। महात्मा गांधी को कहा गांधी जी ऐसा है कि दिल्ली से तो आप दूर ही रहिए, दिल्ली में आपका कदम नहीं पड़ने चाहिए। महात्मा गांधी को मना कर दिया कि आप दिल्ली नहीं आएंगे। 10 अप्रैल को बहुत सारे लोगों पर अटैक भी किया गया, मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया, और उसके बाद में 13 अप्रैल को हुआ जलियांवाला बाग इंसिडेंट। ठीक है, जलियांवाला बाग इंसिडेंट के अंदर सब लोग बैसाखी फेयर मना रहे थे, दूर दूर के गांवों से लोग आए थे, कलरफुल ड्रेसेस में, बहुत सुंदर सुंदर मेकअप करके अपना, ठीक है, वो अपना एंजॉय कर रहे थे। तभी जनरल डायर आए। अरे तुम्हें क्या पता, ये जो मेकअप आज कर आए हो ना, तुम्हारी जिंदगी का आखिरी मेकअप है। क्यों? क्योंकि जनरल डायर ने करा दिए सारे एग्जिट बंद और लोगों पर करा दिया फायर। जब पूछा गया कि जनरल डायर, लोग तुमको परेशान कर रहे थे क्या, इंजॉय तो कर रहे थे ना, कोई छोटा मोटा बच्चा बलून के लिए झगड़ रहा होगा, है ना, और तो कोई लड़ाई नहीं हो रही थी, काहे किए आप ये सब, क्यों किया जनरल डायर? तो उसने कहा कि यार एक मॉरल इफेक्ट डालना था, हम चाहते थे हमारा खौफ बना रहे दुनिया में। ठीक है, तो वो चाहते थे कि जो सत्याग्रही इतना आसमान में चढ़ कर के स्ट्राइक्स कर रहे हैं ना, उनको ज़मीन पर लाया जाए ज़रा। तो उनके मन में एक टेरर की फीलिंग डालने के लिए हमने सोचा अगर कुछ इनोसेंट लोगों की जान जाती भी है तो चली जाए, क्योंकि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। इस चीज़ को थोड़ा ज़्यादा लिटरल ले लिया था जनरल डायर ने। इसके बाद में जैसे जैसे लोगों को पता चला कि जनरल डायर ने इतनी गलत हरकत करी है, सब लोगों को इस तरीके से मार दिया, पीसफुल प्रोसेशन पर भी अटैक करवा दिया, तो तुम्हें क्या लगता है लोग चुपचाप बैठेंगे? अरे भाई नहीं, रिटालिएट करेंगे। तो लोगों ने रिटालिएट करना शुरू किया, गवर्नमेंट की बिल्डिंग पे अटैक करा, गवर्नमेंट ने भी आगे से अटैक करने शुरू करे। महात्मा गांधी ने कहा भाई क्या चल रहा है, क्या कहे थे शुरू में हम आपको कि नॉन वायलेंट तरीके से होना चाहिए सब कुछ। महात्मा गांधी ने कहा देखो ऐसा कोई नहीं मूवमेंट चल रहा, घर में बैठो अपने। महात्मा गांधी ने एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया था ना रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट, वो गांधी जी ने कर दिया कॉल ऑफ। सब लोग ऐसे थे, गांधी जी आर यू किडिंग मी, मतलब ब्रिटिशर्स कुछ भी करें और हम चुपचाप बैठकर ऐसे बैठकर देखें, ये तो नहीं चलेगा। ठीक है, तो कुछ लोग गांधी जी से थोड़े से नाराज भी हो गए।
रॉलेट एक्ट की बात फैलती गई, तो महात्मा गांधी को रियलाइज़ हुआ कि यार ऐसा है, ब्रिटिशर्स ने ना गलत तो सच में बहुत कुछ किया है, तो ऐसे करते हैं एक नेशन वाइड मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये मूवमेंट तो छोटा सा था, अब हम लोग ना बड़ा सारा मूवमेंट स्टार्ट करेंगे ताकि सब लोग फिर एक साथ लड़ाई करें और ब्रिटिशर्स हमें रोक ही ना पाए। पर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ी प्यार मोहब्बत से बात करानी पड़ेगी हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में। उन्होंने कहा कि हिंदूज लव मुस्लिम्स का एक वेडिंग कार्ड जरा छपवा दो, ठीक है। अब महात्मा गांधी ने सोचना शुरू किया, क्या किया जाए कि हिंदूज और मुस्लिम्स एक साथ आ जाएं। वर्ल्ड वॉर नया खत्म हुआ है, ऑटोमन एम्पायर हार चुका है, एक काम करते हैं, खिलाफत का इशू उठाते हैं, इसको सपोर्ट करते हैं, मुस्लिम अपने भाई बन जाएंगे, ठीक है। खिलाफत मूवमेंट को उठाया उन्होंने। क्या हो रहा था, ऑटोमन एम्पायर हार गया था और ऐसा कहा जा रहा था कि ऑटोमन एम्पायर का जो एम्परर है उसके ऊपर बहुत ही हार्श ड्यूटीज लगने वाली हैं, जो कि इस्लामिक वर्ल्ड का स्पिरिचुअल हेड था। तो फिर क्या हुआ कि मोहम्मद अली और शौकत अली की हेल्प करने लगे महात्मा गांधी। ये लोग सब लोग मिल गए और महात्मा गांधी ने कांग्रेस को इस चीज़ के लिए कन्विंस कर लिया कि वी आर गोइंग टू हेल्प मुस्लिम्स। कैलकाटा सेशन हुआ कांग्रेस का सितंबर 1920 में, जहां पर ये चीज़ इस्टेब्लिश हो गई कि अब हम लोग एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज़ कॉल्ड NCM, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। अब भाई बात ये थी कि नॉन कोऑपरेशन क्यों, कोई तो लॉजिक होगा, कुछ तो सोचा होगा ना पहले। तो नॉन कोऑपरेशन इसीलिए शुरू किया क्योंकि महात्मा गांधी ने ना एक किताब लिखी थी 1909 में, जिसका नाम था हिंद स्वराज। इस किताब में वो क्या कहते हैं कि तुम्हें पता है इंडिया के अंदर ब्रिटिश रूल क्यों चल रहा है, तुम्हें पता है? नहीं पता तो ज़रा सोचो, क्यों चल रहा है, आखिर ऐसा क्या है जो ब्रिटेन के लोग इंडिया में इतने सही तरीके से राज कर पा रहे हैं। वो इसीलिए है क्योंकि हम ही तो कोऑपरेट कर रहे हैं उनके साथ। इसका मतलब यही हुआ कि अगर हम कोऑपरेट करना बंद कर दें, ब्रिटिशर्स हमें सामान बेचें, हम कहीं सॉरी नहीं खरीदना, अपने पास रखो, तो निकल जाएंगे यार वो। एक साल के अंदर अंदर ब्रिटिशर्स ऐसे उड़कर अपने देश पहुंच जाएंगे और हम लोगों को मिल जाएगा स्वराज। तो इसीलिए महात्मा गांधी ने कहा कि अब से हम उनके साथ में कोऑपरेट करना बंद कर रहे हैं और ये अनफोल्ड होगा स्टेजेस में। पहला स्टेज इसमें रहेगा कि जो भी टाइटल्स तुम्हें ब्रिटिशर्स ने दिए हैं उनको सरेंडर कर दो। हमें नहीं चाहिए सर आपके टाइटल, आपने घर पे रखो। सर आपको हमारा ये जो सर टाइटल है हमको नहीं पसंद, तुमको पसंद है तुम लगाओ, हमें मत दो। दूसरी चीज़, जो तुमने हमें ये सिविल सर्विसेज का नाम पे छोटी सी टॉफ़ी खिलाई है ना, इक्लेयर्स के नाम पे जो तुमने कच्चा आम खिलाया है, हमें नहीं चाहिए। अपने सिविल सर्विस, आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स अपने पास रखो, हम तो तुम्हारे स्कूल्स में भी नहीं आएंगे, तुम्हारा सामान भी नहीं खरीदेंगे, तो हम तुम्हारा सारा सामान भी बॉयकॉट कर देंगे। और जब तुम कोने में बैठकर रो रहे होगे ना, इंडियंस ने क्या कर दिया, हमारा तो कुछ हो ही नहीं रहा, जब तुम ऐसे कोने में बैठकर रो रहे होगे ना, तब हम डालेंगे एक बॉम्ब जिसका नाम है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। हम बड़ा सारा फुल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या कैंपेन लॉन्च करेंगे और फिर तुम्हें ऐसे करके अपनी कंट्री से निकाल देंगे, ठीक है। ये सारी प्लानिंग प्लॉटिंग हो चुकी थी। अब बहुत सारे लोग कांग्रेस के अंदर ना कंसर्न भी थे कि यार गांधी जी की बात सुन लें क्या, सही कह रहे हैं क्या, मुश्किल से तो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला है, ऐसा ना हो कि इलेक्शंस में निकल जाएं और स्वराज तो मिले ही ना, है ना। तो कुछ लोग थोड़े से रिलेक्टेंट थे कि यार हम लोग इलेक्शंस को बॉयकॉट करेंगे नहीं। फिर फाइनली धीरे धीरे करके महात्मा गांधी ने सबको मनाया और कांग्रेस सेशन जो नागपुर में हुआ दिसंबर 1920 में, वहाँ पे एक कॉम्प्रोमाइज़ किया गया और फाइनली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को फोर्स में डाला गया। उन्होंने कहा कि नहीं चलो ठीक है, मान ही लेते हैं महात्मा गांधी की बात, महात्मा है भाई, कुछ तो ठीक ही कह रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होना शुरू हुआ। अब बात आती है कि भाई इसमें पार्टिसिपेट कर कौन रहा था, मूवमेंट कैसे कैसे करके अनफोल्ड हुआ, किस किस ने पार्टिसिपेट किया और सब लोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कैसे ले रहे थे। अब देखो ऐसा है ना कि मान लो कि मुझे पिज्ज़ा खाने का परमिशन महीने में एक बार मिलता है, ठीक है, लेकिन लक्षिता को पिज्ज़ा खाने का परमिशन महीने में 5 बार मिल जाता है। अब मैं तो यही कहूँगी ना कि यार फॉर मी स्वराज इज लाइक जितना मर्जी पिज्ज़ा खाओ, है ना। तो जिसकी जैसी प्रॉब्लम होगी वो वैसा ही सॉल्यूशन तो ढूंढेगा, राइट। तो मुझे ये चाहिए कि यार अगर ऐसा हो जाए
कि मुस्कान जितना पिज़्ज़ा खाना है उतना पिज़्ज़ा खा, कोई नहीं रोकेगा, मेरे लिए तो भाई बहुत अच्छी चीज़ है वो। ऐसे ही हमारी कंट्री में क्या हुआ, हर किसी के एस्पिरेशंस डिफरेंट थे, हर किसी का स्वराज का मीनिंग अलग था। कैसे टाउन के अंदर मूवमेंट कैसे शुरू हुआ, टाउन के अंदर मिडिल क्लास लोगों ने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना शुरू किया। सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया, गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल्स छोड़ दिए, कॉलेज जाना छोड़ दिया, टीचर्स ने रिजाइन कर दिया, हर तरीके से बॉयकॉट बहुत मस्त चल रहा था। लेकिन एक ही प्रोविंस ऐसा था, मद्रास का प्रोविंस, जहाँ पर जस्टिस पार्टी जो कि नॉन ब्राह्मण्स की पार्टी थी, उन्होंने कहा भाई देखो ऐसा है ना कि हमें ये जो थोड़ा बहुत उच्चू पावर मिला है ना, मतलब हम भले ही घर पे रोटी पे सब्जियां रख के खा रहे हैं, पर हमारे लिए तो वही पिज्जा है, तो हमें तुम बुद्धू मत बनाओ। उन्होंने कहा पहले ना ये पावर सिर्फ ब्राह्मण्स को मिलता था, अब हमें मिला है, हम तो नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो महात्मा गांधी आप जानो आपका काम जाने, हम इलेक्शंस बॉयकॉट नहीं करेंगे। तो ये इकलौते लोग थे, मद्रास का एक ऐसा प्रोविंस था जहां पर जस्टिस पार्टी ने बॉयकॉट नहीं किए इलेक्शंस। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के कुछ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी आए और कुछ चीज़ें भी थी। क्या हुआ, इकोनॉमिक फ्रंट पर इन्होंने फॉरेन गुड्स तो सारे बॉयकॉट कर दिए, लोगों ने जोश में आकर के फॉरेन के कपड़े तो जला दिए। ठीक है, लिकर शॉप्स बंद कर दी कि इनमें एंट्रेंस ही नहीं हो सकती है, क्लोथ्स जला दिए, कोई सामान नहीं खरीदते थे फॉरेन का। इंडियन टेक्सटाइल और हैंडलूम्स का प्रोडक्शन थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा, क्योंकि नए नए जोश में लोग खरीद रहे थे। ठीक है, ये बिल्कुल वही बात है कि कल से तो अपन वॉक पे जाएगा, सुबह 5 बजे का अलार्म लगाया, वॉक पर गए, आकर सारे शहर में ढिंडोरा पीटी। तुझे पता है वॉक पर गई थी मैं, बहुत मजा आया। पता है वॉक पर जाना बहुत अच्छी चीज़ है, तुम्हारी बॉडी के लिए हेल्दी बहुत है, और मुझे तो भाई बहुत ही शांति मिलती है। ये किया हमने मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे को वापस वही आ गए अपने रूटीन पे, 10 बजे उठ रहे हैं। यही इंडियंस के साथ हुआ। 2-3 दिन तो भाई वॉक पर गए, फुल ऑन जोश शोर में उन्होंने सामान जलाया, सब कुछ शॉप्स पिकेट कर दी, बॉयकॉट कर दिया सारा सामान। फिर उनको अक्ल आई, उन्होंने कहा भाई ऐसे तो नहीं चलेगा, स्कूल नहीं जाएंगे तो इंडियन इंस्टीट्यूशंस बनाओ जहां पर जाएं, है ना। खादी तो रोज रोज नहीं पहन सकते, खादी वाज लाइक, खादी उस टाइम का खादी इस टाइम का ज़ारा के बराबर है, तो ज़ारा तो भाई रोज रोज नहीं पहन सकते, नाइट सूट में ज़ारा पहनने वाले तो पैसे हैं नहीं अभी हमारे पास, तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे करके इस टीचर्स ने, स्टूडेंट्स ने, लॉयर्स ने वापस से अपनी जॉब ले ली। ठीक है, यहाँ पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थोड़ा ठंडा पड़ गया, क्योंकि यार क्या पहनूं मैं ज़ारा का नाइट सूट ले आऊँ क्या, रोज ज़ारा के नाइट सूट में रील अपलोड करूंगी, फिर यार नहीं हो सकता ना। एक ड्रेस खरीद लेंगे ज़ारा की महीने में, नाइट सूट और डेली रूटीन के कपड़े तो नहीं खरीदे जाते। तो ऐसे ही लोग उस टाइम पर डेली रूटीन में खादी नहीं पहन सकते थे, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव था, वो खरीद ही नहीं पाते थे। और अगर स्कूल नहीं जाएंगे, पढ़ना लिखना तो है, पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो कैसे बनोगे नवाब, है ना। तो उन्होंने क्या किया कि वापस से फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ज्वाइन करने शुरू कर दिए। समझ आ रहा है ना। अब कंट्री साइड में क्या हुआ, कंट्री साइड के अंदर भी मूवमेंट धीरे धीरे करके स्प्रेड होने लगा। वहाँ पर पेजेंट्स, हमारे जो फार्मर्स थे, उन सब ने मूवमेंट ज्वाइन किया। अवध के अंदर इन सारे पेजेंट्स के लीडर थे बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र एक सन्यासी थे जो पहले फिजी में रहते थे। ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था तालुकदार्स और लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट, जो लोग बहुत हाई रेंट मांग रहे थे। उन्होंने कहा कि तुम हमें रेंट भी दो, तुम बिना किसी पेमेंट के हमारी ज़मीन पर काम भी करो। तो पेजेंट्स बहुत परेशान थे कि यार ये नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा कि आप ऐसे करो, आप जो टैक्स ले रहे हो वो कम करो, और हम फ्री में काम नहीं करेंगे भाई, हम काम कर रहे हैं तो पैसा चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हुई। तो इसके साथ साथ इन्होंने नाई धोबी बंद लगा दिया। तुमने भारत बंद तो सुना होगा, उस टाइम पर चला था नाई धोबी बंद। नाई धोबी बंद का मतलब क्या होता है कि आपको थ्रेडिंग करानी है, कटिंग करानी है, शेव करानी है, ये सर्विस हम नहीं देंगे सर। सॉरी, आप लैंडलॉर्ड हो ना, आप ज़्यादा टैक्स लेते हो ना, आप ज़्यादा रेंट लेते हो ना, हाँ तुम्हें नहीं देंगे सर्विस हम, सॉरी निकलो बाहर, वो गेट दिख रहा है ना, वहीं से चले जाओ वापस। मतलब जितने भी लैंडलॉर्ड्स थे, तालुकदार्स थे, उनको बार्बर्स और वॉशमैन तक की सर्विस नहीं मिल रही थी। जो 1920 के अंदर जवाहरलाल नेहरू के दिमाग में आया एक आइडिया, गेट एन आइडिया सर जी वाला आइडिया आया। तो 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने मिलकर के बाबा रामचंद्र और कुछ और लोगों के साथ मिलकर के ओध किसान सभा सेटअप करी। ठीक है, ये भी तुम्हारा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ओध किसान सभा सेटअप करी। यहाँ पर
नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इसके बाद में शुरू हुआ। 1920 में ओथ किसान सभा सेटअप हुई, सारे पेजेंट्स को ऑर्गेनाइज कर लिया गया एक तरीके से, इसकी 300 ब्रांचेस खुल गई। 1921 में हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ, तलुकदार्स और मर्चेंट्स के लोग के घरों पर अटैक करने शुरू कर दिए, बाजार में लूटपाट शुरू हो गई। तो महात्मा गांधी और कांग्रेस थोड़ा नाराज थे कि यार ऐसे नहीं करना था, ये नहीं कहे थे हम आपको। तो कांग्रेस लीडर्स जो थे वो थोड़े अनहैप्पी थे इस चीज के साथ में। क्यों अनहैप्पी थे भाई? अगर बाजार लूट रहे हैं, उनके घर पे अटैक हो रहा है, तो वो अनहैप्पी क्यों थे? वो अनहैप्पी इसीलिए थे क्योंकि महात्मा गांधी का पहला कंडीशन क्या था? जो भी होगा नॉन वायलेंट तरीके से होगा, कोई भी चीज में वायलेंस, वेपन्स, अटैक नहीं चाहिए। तो महात्मा गांधी हो गए नाराज। अब लोगों ने महात्मा गांधी के नाम का करना शुरू किया गलत इस्तेमाल। कैसे? महात्मा गांधी की शक्तियों का गलत इस्तेमाल हुआ। कैसे गलत इस्तेमाल हुआ? उन्होंने कहा तुम्हें पता है महात्मा गांधी ने कहा है टैक्स नहीं देना, तुम्हें पता है महात्मा गांधी ने कहा है कि सारी जमीन गरीबों में बांट देंगे। तो महात्मा गांधी के नाम पर लोग अपने सारी काम, जो भी काम निकलवाना होता था ना, सारा काम निकलवा लेते थे। तो महात्मा गांधी उस टाइम में फील करेंगे बस अपना नाम लेते ना, अरे ये काम अपना नाम लेते ना हो जाएगा, ठीक है। महात्मा गांधी उस टाइम पे उस फील्ड में आ चुके थे। अब क्या हुआ, यहीं पर एक और चीज, एक और आंध्र प्रदेश के अंदर मूवमेंट शुरू हुआ। आंध्र प्रदेश के अंदर तो मूवमेंट जो चला रहा था ना भाई, वो तो नेक्स्ट लेवल इंसान था। कौन था? एएस राजू, अलौरी सीताराम राजू। ये महाराज कहते थे कि हम तो एस्ट्रोलॉजर हैं, हमारे पास तो बहुत पावर है, हम जो भी बात तुमको कहेंगे ना बच्चा, सब कुछ सच कहेंगे। मेरे पास एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस करने का पावर है और मैं तुम्हें ठीक भी कर सकता हूँ। तो इन्होंने कहा देखो गांधी जी जो हैं, हाँ बात तो सही कहते हैं, लेकिन ना गांधी जी समझते हैं नॉन वायलेंस से सब हो जाएगा। भाई नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, हमको वायलेंट तरीका अपनाना पड़ेगा। तो अलौरी सीताराम राजू की इन्हीं हरकतों की वजह से, कि ये वायलेंस को सपोर्ट करते थे, इन्हीं हरकतों की वजह से इनको पकड़ लिया गया। 1924 में इनको मार दिया गया। एग्जीक्यूट करने का मतलब होता है मार दिया गया। और फिर ये बेचारे कहानियों के हीरो बन करके रह गए। In the Goodham Hills of Andhra Pradesh, a militant guerrilla movement spread. This is important. Another MCQ. Who was the leader? अलौरी सीताराम राजू। लेकिन वो वायलेंट एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करते थे, महात्मा गांधी की इज्जत करते थे, लेकिन फिर भी वायलेंट एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करते थे। लोगों ने तो यहाँ तक बोल दिया था कि भाई वो तो भगवान के भेजे हुए अवतार हैं। लेकिन इन अवतार को कैप्चर करके एग्जीक्यूट कर दिया गया और ये फॉक हीरो बन करके रह गए। अब आती है कहानी स्वराज इन प्लांटेशन। प्लांटेशन वर्कर्स जो थे ना, वो बेचारे टी गार्डन्स में ही रहते थे। अगर तुम कभी असम गए हो, या अगर तुम में से कोई असम में रहता है, तो असम में ना बच्चे ऐसे टी गार्डन्स होते हैं। तो उन लोगों का काम क्या था, तुम टी गार्डन्स में रहो, वहाँ पे चाय उगाओ, पियो मत, सिर्फ उगाओ, टी गार्डन्स का ध्यान रखो और इससे बाहर नहीं जाना है। एक इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट आया था 1859 में, जिसके अकॉर्डिंग प्लांटेशन वर्कर्स अपने टी गार्डन से बाहर नहीं निकल सकते थे। और ऐसा परमिशन, निकलने का परमिशन भी उनको बहुत रेयरली दिया जाता था। तो इनके लिए स्वराज का मतलब था अगर ऐसा हो जाए कि हम इन टी गार्डन से बाहर निकल पाए बिना परमिशन के, तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो जब इन्होंने सुना कि ऐसे ऐसे करके नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा है, तो इन्होंने क्या किया, सारी अथॉरिटीज़ के बातें माननी बंद करी और महात्मा गांधी का नाम लेकर के बाहर निकलना शुरू हो गए। लेकिन इनको बेचारों को पुलिस ने पकड़ लिया, मारा पीटा और वापस से उन्हीं टी गार्डन्स में भेज दिया। हर किसी का इस मूवमेंट को देखने का नजरिया अलग था, रिश्ता वही, सोच नई टाइप्स था, ठीक है। मतलब बात तो एक ही थी, तरीके बहुत अलग अलग थे। लोगों ने तो धीरे धीरे करके महात्मा गांधी का नाम जपना शुरू कर दिया था और कहा था कि हमें चाहिए स्वतंत्र भारत। और इस स्वतंत्र भारत के स्लोगन से बहुत ही इमोशनल सी फीलिंग कनेक्टेड थी लोगों की। Mahatma Gandhi or linked their movement to that of Congress. They were identifying with a movement which went beyond the limit of their immediate locality. तो धीरे धीरे करके लोग सिर्फ अपनी लोकेलिटी के बारे में नहीं, पूरे इंडिया के बारे में सोचने लगे थे। इस तरीके से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था, पर बीच में एक प्रॉब्लम हो गई। महात्मा गांधी का जो सपना था ना, नॉन वायलेंट तरीके से स्वतंत्र भारत अचीव करने का, वो उसमें थोड़े से हडल्स आ रहे थे। हडल्स कैसे आ रहे थे? चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ गोरखपुर के अंदर। चौरी चौरा नाम की जगह है, वहां पर पुलिस के बीच में और लोगों के बीच में थोड़ा सा क्लैश हो गया। लोगों ने जाकर के पुलिस स्टेशन पर लगा दी
आग। महात्मा गांधी को पता चला तो महात्मा गांधी ने क्या किया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया। ये वो टाइम पीरियड था जब महात्मा गांधी के फॉलोअर्स हो गए थे इंस्टाग्राम पर 1 मिलियन। महात्मा गांधी फुल ऑन एंजॉय कर रहे थे, अरे अपन तो फेमस है, ठीक है। महात्मा गांधी वाज लाइक हम तो फेमस है, क्या बात है, आज हमारे पास गाड़ी बंगला सब कुछ होगा। पर जब उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद किया तो उनके फॉलोअर्स धीरे धीरे करके रिड्यूस होने लगे, क्योंकि लोगों ने कहा महात्मा गांधी जी आप करते क्या हैं, अभी तो हमको इंडिपेंडेंस मिलने वाला था, तुमने तो गलत टाइम पर मूवमेंट ही बंद कर दिया, ऐसे कैसे चलेगा दीदी, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने कहा कि नहीं नहीं, मैंने मना करा था, गेम का रूल था, कोई वायलेंट एक्टिविटी नहीं होगी, तुमने चीटिंग करी, मैंने गेम ही बंद कर दिया, ठीक है। महात्मा गांधी को लगा कि बहुत सारी जगह पर मूवमेंट जो है वो वायलेंट एक्ट ले रहा है या फिर वायलेंट बन रहा है, तो उन्होंने बंद कर दिया। महात्मा गांधी को यहाँ तक ये बात समझ में आ गई थी कि इंडियंस अभी तक रेडी नहीं है, इंडियंस के पास में अभी इतना पेशेंस नहीं है कि वो नॉन वायलेंट तरीके से लड़ाई कर सके। तभी इसी दौरान क्या हुआ, CR दास और मोतीलाल नेहरू अपनी अलग खिचड़ी पका रहे थे, उन्होंने बनाई स्वराज पार्टी कांग्रेस के अंदर ही। स्वराज पार्टी बनाई और उन्होंने कहा कि हमें काउंसिल पॉलिटिक्स में वापस से जाना चाहिए। लेकिन हमारे जो कुछ यंग लीडर्स थे, जो हमारा यंग ब्लड था, जैसे JL नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने कहा कि नहीं नहीं यार, मास एजिटेशन करेंगे, महात्मा गांधी के साथ रहेंगे, यही सब करेंगे हम लोग। ऐसी सिचुएशन में इंटरनल डिबेट्स होने लगे। The first was the effect of worldwide economic depression। अब बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी फेस कर रहे थे हम लोग, जैसे कि पूरे दुनिया में उस टाइम पर डिप्रेशन चल रहा था। अगर तुम्हें याद हो तो जर्मनी ने भी इस टाइम पर फेस किया था। ये वही टाइम पीरियड है जिस टाइम पर 1929 में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, जो कि USA में है, वो क्रैश हो गया था। तो पूरी दुनिया में बेसिकली इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स तो चल रही थी, पैसा नहीं था लोगों के पास में, एग्रीकल्चरल प्राइसेस गिरने लगे, पेजेंट्स बहुत परेशान हो गए कि हम हमारा हार्वेस्ट कहाँ बेचें, हमें पैसा भी तो चाहिए, एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन हो गए, बाहर नहीं कुछ बेच पा रहे थे हम, तो हमारी कंट्री में पैसा भी नहीं आ पा रहा था। इसी टाइम पर ये सारा कुछ गड़बड़ देखते हुए एक कमीशन आया इंडिया के अंदर, जिस कमीशन के हेड थे सर जॉन साइमन। इस कमीशन को कहा जाता है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन इंडिया में आया था हमारे यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को देखने के लिए और उसमें कुछ चेंजेस सजेस्ट करने के लिए। लेकिन इस कमीशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि इसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं था। इट वॉज लाइक कि मेरा बर्थडे है, मेरे को चॉकलेट केक पसंद है, तुम लोग ला रहे हो वनीला केक, ठीक है, तो मैं खुश होंगी क्या? नहीं भाई, मुझे वनीला केक नहीं पसंद, मुझे तो सिर्फ चॉकलेट केक पसंद है, मुझसे पूछ तो लो, मेरा बर्थडे है ना। तो इंडियंस ने भी वही कहा, यार हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारी कंट्री, हमसे पूछो तो सही कम से कम। तो ब्रिटिशर्स ने कहा हमारे यहाँ तो नहीं चलता ये सब, हम तो नहीं करते ऐसे, हमारा तो जो मन करता है ना वही करते हैं। तो इंडियंस ने कहा अच्छा, फिर हमारा भी जो मन करेगा ना हम भी वही करेंगे। तो इंडियंस ने शुरू करा एक स्लोगन, गो बैक साइमन, गो बैक साइमन, ये उन्होंने शुरू कर दिया। उन्होंने कहा साइमन कमीशन अगर हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन सुधारने के लिए आया है तो हम चाहते हैं उसमें इंडियन मेंबर्स हों। मेरा बर्थडे है तो मैं चाहती हूँ चॉकलेट केक ही आए, ठीक है, चॉकलेट केक नहीं आएगा तो मैं भी केक नहीं काटूंगी। तो भाई इंडियंस ने कहा गो बैक साइमन, ठीक है। अब इसके बाद में सारी पार्टीज, कांग्रेस, मुस्लिम लीग, सब ने इस डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर पार्टिसिपेट करना शुरू किया। तो लॉर्ड इरविन ने कहा शांत हो जाइए, सुनिए हमारी बात, हम आपको दे देते हैं डोमिनियन स्टेटस, जाओ खुश रहो। मतलब तुमने मांगी थी डेयरी मिल्क सिल्क, तुमको दे रहे हैं इक्लेयर्स टॉफी। तो इंडियंस ने कहा सर ऐसे कैसे चलेगा, आप पागल समझे क्या हमको, ये तो नहीं होगा, माना हमारा दिमाग खराब है पर हम पागल नहीं है, ठीक है, वही वाला डायलॉग। इंडियंस ने कहा कि सर ऐसे नहीं चलता है, ठीक है, तुम क्या हमको डेयरी मिल्क सिल्क के नाम पे ये इक्लेयर्स पकड़ा रहे हो, ये तो नहीं हो पाएगा, डोमिनियन स्टेटस तो हमें नहीं चाहिए। तो कांग्रेस ने कहा हम तुम्हारे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आएंगे ही नहीं, जाओ कर लो क्या करोगे, हम नहीं आएंगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। 1929 के अंदर अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू, द लाहौर कांग्रेस फॉर्मलाइज द डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज। इन्होंने कहा सर हमें ये डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, इक्लेयर्स नहीं चाहिए, चाहिए तो सिल्क ही चाहिए, डेयरी मिल्क सिल्क ही खाएंगे हम, मतलब हमें तो पूर्ण स्वराज ही चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस ही चाहिए। आप अपनी इक्लेयर्स ले जाओ वापस और डेयरी मिल्क सिल्क ला दो, चाहे 60 रुपीज़ वाली, ठीक है। तो फिर इन्होंने कहा कि 26 जनवरी 1930 को हम सेलिब्रेट करेंगे इंडिपेंडेंस डे। इसीलिए बेटा आज हमारा जो रिपब्लिक डे है वो हम लोग 26 जनवरी को मनाते हैं। हमें 30 के अंदर इंडिपेंडेंस तो नहीं मिला, लेकिन हम लोगों ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन
26 जनवरी 1950 को इम्प्लीमेंट किया था, ठीक है, सॉरी हाँ 1950 को इम्प्लीमेंट किया था। तो इसीलिए हम लोग तब से इसी दिन रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। तो ये किसका आइडिया था? JL नेहरू का आइडिया था कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, जो हम 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि इन्हें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए था। डोमिनियन स्टेटस वाज लाइक इक्लेयर्स, हम क्या मांग रहे थे? डेयरी मिल्क सिल्क, दैट इज पूर्ण स्वराज। लेकिन हुआ क्या कि लोगों को ना रियलिस्टिक सी नहीं लगी ये बात। लोगों ने कहा JL नेहरू सुनने में तो बहुत अच्छा है कि इंडिपेंडेंस मिलेगा, बट थोड़ा ना मतलब डाइजेस्ट सा नहीं हो रहा कि इतनी जल्दी इंडिपेंडेंस मिल जाएगा, तो सर मज़ा सा नहीं आया। तो महात्मा गांधी को समझ में आया कि यार ये आइडिया भी ना एब्स्ट्रैक्ट सा ही है, लोग विश्वास सा नहीं कर रहे, इसको थोड़ा कंक्रीट फॉर्म देने की ज़रूरत है। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने बोला कि कुछ ऐसा ढूंढा जाए जिससे कि अमीर गरीब मुस्लिम हिंदू हर तरीके के लोग एक साथ आए। महात्मा गांधी के फॉलोअर्स कम हो रहे थे ना, क्योंकि उन्होंने NCM को बंद कर दिया था गलत टाइम पे। तो अब उन्होंने कहा कि यार सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू करूंगा तो मुझे फॉलोअर्स तो चाहिए, तो ऐसे करते हैं सॉल्ट पे शुरू करते हैं, ठीक है। इट्स लाइक कि तुमने नया प्रोफाइल बनाया, तुमको फॉलोअर्स चाहिए, तो ऐसा रील डालो ना जो ट्रेंड में है। तो महात्मा गांधी ने भी वही किया, सॉल्ट मार्च। सॉल्ट क्यों चुना भाई? क्योंकि नमक तो सब खाते हैं, सबको चाहिए ना नमक। तुम मैगी बनाते हो, मैगी में भी हम लोग नमक डालते हैं, नींबू पानी में भी नमक डालते हैं, अमीर हो गरीब हो कोई भी हो सब लोग खाते हैं नमक। तो महात्मा गांधी ने बोला कि हम सॉल्ट मार्च शुरू करेंगे। उन्होंने एक लेटर लिखा वाइसरॉय इरविन को। उन्होंने इस लेटर के अंदर 11 डिमांड्स बनाई। उन्होंने कहा कि देखो हमारी कुछ कुछ ऐसी ऐसी करके डिमांड्स हैं, कुछ डिमांड्स जनरल थी, कुछ डिमांड्स ऐसी थी जो किसी पर्टिकुलर क्लास की थी, कुछ पेजेंट्स की थी, और इन्हीं में से एक डिमांड था कि आप सॉल्ट टैक्स को अबॉलिश कर दीजिए। तो ये लेटर एक प्यार मोहब्बत से भरा लेटर नहीं था, बल्कि ये था एक अल्टीमेटम। महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को एक अल्टीमेटम दिया था और कहा था कि 11 मार्च तक हमारी मांगे पूरी करो, अदरवाइज हम तुम्हारे अगेंस्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे। लॉर्ड इरविन ने कहा धमकी किसको दे रहे हो, मैं नहीं मानता ये सब, जो करना है करो। महात्मा गांधी ने कहा आइए जरा दिखाते हैं आपको। तो फिर महात्मा गांधी ने अपने 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स के साथ में मिल करके एक मार्च स्टार्ट किया। इस मार्च को कहा जाता है दांडी मार्च। साबरमती आश्रम से, बेटा ध्यान से सुनना, साबरमती आश्रम जो गांधी जी का आश्रम था वहां से लेकर के दांडी तक गए थे। 240 माइल्स का डिस्टेंस था। 78 लोगों ने शुरू किया था, हर रोज 10 माइल चलते थे और 24 दिनों में वो लोग दांडी पहुंच गए थे। फिर से आया 6 अप्रैल को वो पहुंचे दांडी। वहां पर जाकर के उन्होंने बड़े ही प्राउड के साथ में बॉइलिंग सी वाटर से सॉल्ट मैन्युफैक्चर करके सॉल्ट लॉ को ब्रेक कर दिया। सॉल्ट लॉ क्या था कि कोई भी सॉल्ट बना नहीं सकता, सॉल्ट के ऊपर हम लोग टैक्स लगाएंगे। तो महात्मा गांधी ने जाकर के सॉल्ट लॉ कर दिया ब्रेक। यहाँ से शुरुआत हुई सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के। सिविल डिसोबीडियंस क्या होता है? बहुत ही सिविल तरीके से प्यार से किसी को डिसओबे करना। अब ये मूवमेंट नॉन कोऑपरेशन से डिफरेंट कैसे था? नॉन कोऑपरेशन में हम क्या कर रहे थे, हम उनकी बात नहीं मान रहे थे, अब हम उनके अगेंस्ट जा रहे हैं, ठीक है। पहले तो हम लोग सिर्फ बॉयकॉट कर रहे थे, उनकी बात मान नहीं रहे थे, पर अब हम उनके लॉज तोड़ रहे हैं, उनके बनाए हुए कानून तोड़ रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे मूवमेंट स्प्रेड होने लगा वैसे वैसे लोग वापस से बॉयकॉट करने लगे सारा क्लोथ, लिकर शॉप्स, पिकेट करने का मतलब क्या होता है, उनको बंद कर दिया लिकर शॉप्स, मतलब उनका एंट्रेंस बंद कर दिया। पेरेंट्स ने कहा हम रेवेन्यू नहीं देंगे, चौकीदारी टैक्स हटा दो, विलेज ऑफिशियल्स ने रिजाइन कर दिया, ये सारी चीज़ें वापस से शुरू हो गई। गवर्नमेंट ने देखा कि यार ये तो बहुत गलत है, ऐसे कैसे चलेगा, ये तो लोग फिर से हमारे अगेंस्ट जा रहे हैं। तो उन्होंने कांग्रेस के लीडर्स को अरेस्ट करना शुरू किया। यहीं से वॉयलेंट क्लैशेस फिर से शुरू हो गए। अब्दुल गफर खान जो कि महात्मा गांधी के बहुत डिवोटेड स्टूडेंट कह सकते हो आप, स्टूडेंट थे, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। जब उन्हें अरेस्ट किया तो लोगों को बहुत गुस्सा आ गया, ठीक है। धीरे धीरे करके महात्मा गांधी को खुद को अरेस्ट कर लिया। फिर महात्मा गांधी समझ गए कि यार ऐसे तो नहीं चलेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। महात्मा गांधी ने कहा कि ठीक है हम मूवमेंट वापस लेते हैं। महात्मा गांधी ने अब CDM भी कॉल ऑफ कर दिया। फिर से
महात्मा गांधी ने CDM स्टार्ट किया, लेकिन क्योंकि बहुत वायलेंट एक्टिविटीज़ हो रही थी, विमेन, चिल्ड्रन, लोग, सबको बहुत मारा पीटा जा रहा था, अटैक्स हो रहे थे, ब्रुटल तरीके से रिप्रेस कर रहा था गवर्नमेंट, तो महात्मा गांधी ने कहा कि भाई ठीक है, कर देते हैं मूवमेंट बंद, हार गए हमसे, डर गए हमसे, चलो मूवमेंट बंद, ठीक है। तो फिर साइन किया महात्मा गांधी और इरविन ने एक पैक्ट, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या हुआ? इस कॉन्ट्रैक्ट में गांधी जी ने कहा कि हम तुम्हारा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हम अटेंड करेंगे, पर तुम क्या करो, तुमने हमारे जितने लोगों को जेल में डाला है ना, सब लोगों को रिलीज करो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी गए, लेकिन वहां पर महात्मा गांधी की बातें किसी ने मानी नहीं, तो वो बहुत डिसअपॉइंट होकर के इंडिया आए। इंडिया आए तो आकर के पता चला कि भाई जेल, नेहरू, गफर खान, सारे लोग जेल में हैं, और कांग्रेस इलीगल बना दिया, कांग्रेस का एग्जिस्टेंस ही खराब कर दिया, ठीक है। कांग्रेस कहा कि भाई ये तो इलीगल है, हमारी कंट्री में तो नहीं चलेगा। महात्मा गांधी ने कहा कि यार ये क्या मतलब हुआ, तुमने तो मतलब धोखा किया हमारे साथ, आई हैव ट्रस्ट इश्यूज विद यू, ठीक है। महात्मा गांधी वाज लाइक, लॉर्ड इरविन, हमारे रिश्ते तो अब मधुर नहीं रहे, हमारे रिश्ते तो खराब हो चुके हैं, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू किया। शुरू में थोड़ा बहुत मूवमेंट ठीक ठाक चला, लेकिन 1934 में आते आते तक महात्मा गांधी का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होने लग गया खराब। कैसे, किसने पार्टिसिपेट किया? शुरू में तो गुजरात के पाटीदार्स, यूपी के जट, सब लोगों ने पार्टिसिपेट करना शुरू किया। ये सब लोग कमर्शियल क्रॉप्स उगाते थे, और जब प्राइजेस गिर गए, हर चीज़ के प्राइजेस कम हो गए, तो इनको बहुत प्रॉब्लम हुई, इनके पास पैसा नहीं था, अपना क्रॉप कैसे बेचें। तो इन्होंने कहा कि ठीक है सर, हम आपके साथ में स्वराज के लिए लड़ेंगे। इनको ये था कि स्वराज मिलेगा तो पैसा मिलेगा, ठीक है। लेकिन जब महात्मा गांधी ने मूवमेंट 1931 में कॉल ऑफ कर दिया, तो इनको बहुत बुरा लगा। तो जब वापस से मूवमेंट शुरू हुआ 32 में, तो उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने तो गेम ही बना रखा है, कभी मूवमेंट शुरू करते हैं, कभी बंद कर देते हैं, भाई हमारे पास तो टाइम नहीं है, हम तो नहीं आ रहे मूवमेंट में वापस। तो जब महात्मा गांधी ने फिर से मूवमेंट स्टार्ट किया, तो इन लोगों ने ज्वाइन करने से मना कर दिया कि हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तुम्हारा क्या पता, तुम फिर से बंद कर दोगे मूवमेंट, है ना। अब जो गरीब फार्मर्स थे, उन्होंने कहा कि यार रेवेन्यू का डिमांड तो थोड़ा कम करना है, टैक्स वैक्स हम पे नहीं कर पा रहे हैं। तो वो चाहते थे कि जो टैक्स हम नहीं पे कर पा रहे हैं वो हमें माफ़ कर दो, हमें टैक्स पे नहीं करना है। लेकिन कांग्रेस को प्रॉब्लम ये थी कि अगर हम ये बोलें कि भाई टैक्स माफ़, तो हमारे जो लैंडलॉर्ड्स हैं, जो रिच पेजेंट्स हैं, वो नाराज हो जाएंगे। तो कांग्रेस ने नो रेंट कैंपेन्स को सपोर्ट नहीं किया, तो गरीब फार्मर्स ने भी कांग्रेस को ज्वाइन नहीं करा। तो बेसिकली अमीरों ने ज्वाइन नहीं किया, क्यों? क्योंकि उनको ये था कि तुम फिर से बंद कर दोगे मूवमेंट। गरीब ने ज्वाइन नहीं किया क्योंकि कांग्रेस ने उनको सपोर्ट नहीं किया। बिजनेस क्लास ज्वाइन तो करना चाहती थी, पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास, GD बिरला, ये सब बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे। लेकिन इनकी भी प्रॉब्लम यही थी कि यार पहले तुमने जब लॉन्च करा, हमने तुमको पैसा भी दिया, अच्छे से सपोर्ट किया, पर तुमने फिर से बंद कर दिया। यार हम ऐसे कैसे चलेगा दीदी, तुम बार बार मूवमेंट चलाओगे, बंद कर दोगे, तो हम ऐसे तो नहीं कर पाएंगे ना। तो इन्होंने भी मूवमेंट ज्वाइन करना ठीक सा समझा नहीं। इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास ने पार्टिसिपेट नहीं किया, सिर्फ नागपुर में पार्टिसिपेट किया, और किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया। कुछ लोग जो थे वो फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट कर रहे थे। अब कांग्रेस ने बोला कि यार अगर हम वर्कर्स के डिमांड को मानेंगे तो बाकी इंडस्ट्रियलिस्ट हमसे नाराज हो जाएंगे। तो वर्कर्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि कांग्रेस उनको सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो इसका मतलब ये था कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ना वो जोर शोर धमाके से चल ही नहीं पा रहा था। लेकिन एक चीज़ अच्छी हुई थी कि विमेन ने पार्टिसिपेट करना शुरू किया। विमेन ने जोर शोर से बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया, मार्चेस में पार्टिसिपेट करा, सॉल्ट मैन्युफैक्चर करा, ठीक है। बहुत सारी विमेन ने भी पार्टिसिपेट करा, जैसे हाई कास्ट फैमिली से जो बिलोंग करती थी, रूरल एरियाज में जो लोग अमीर थे, उन्होंने पार्टिसिपेट करा। उन्होंने, गांधी जी ने जैसे जैसे समझाया था वैसे ही विमेन को भी लगने लगा कि हमारी सीक्रेट ड्यूटी है नेशन की तरफ। Yet this increased public role did not necessarily mean any radical change in the position of women. क्योंकि गांधी जी अभी भी यही कहते थे कि विमेन का काम क्या है, घर पे बैठो, अच्छी बीवी बनो, अच्छी मम्मी बनो, रोटी बनाओ, अपने हस्बैंड का और अपने बच्चों का ध्यान रखो। तो विमेन ने कहा भाई गांधी जी चल क्या रहा है, कभी कहते हो नेशन के लिए कुछ करो, कभी कहते हो बस
बच्चे और पति यही तुम्हारी ज़िंदगी है, ये तो नहीं चल पाएगा। तो वुमेन भी बेचारी ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई और सिर्फ एक सिंबॉलिक प्रेजेंस रह गया उनका। अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हमें यहाँ तक ये तो समझ में आया कि बढ़ चढ़कर नहीं चला, क्योंकि इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थे। क्या प्रॉब्लम्स थे ज़रा सा ये देख लेते हैं। अनटचेबल्स, जो लोग खुद को दलित या ऑप्रेस्ड क्लास बोलते थे, इनके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं। कांग्रेस ने इन पर कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इनको ये था कि अगर इन पर ध्यान देंगे तो जो सनातन्स हैं, जो हाई कास्ट हिंदूज हैं, वो हमसे नाराज हो जाएंगे। लेकिन महात्मा गांधी ने कहा कि देखो ऐसा कुछ नहीं होता, अनटचेबिलिटी को मैं नहीं मानता। स्वराज तभी मिलेगा जब अनटचेबिलिटी एलिमिनेट हो जाएगी। तो उन्होंने जो लोग सो कॉल्ड अनटचेबल्स थे उनको हरिजन्स कहा, चिल्ड्रन ऑफ गॉड कहा, उनकी एंट्री करानी शुरू करी टेम्पल्स में, पब्लिक वेल्स में, सबको मतलब बेसिकली इक्वालिटी देनी शुरू करी। उन्होंने कहा कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। खुद उन्होंने टॉयलेट साफ करे और कहा कि अनटचेबिलिटी तो बहुत बड़ा एक तरीके का पाप है। लेकिन दलित अभी भी खुश नहीं थे। वो चाहते थे कि हमें थोड़ा पॉलिटिकल पावर तो दे दो भाई, मंदिर चले जाएंगे, ठीक है, पूजा कर लेंगे, पानी ले लेंगे, रोड स्कूल सब चल जाएंगे, पर पावर तो दे दो, थोड़ा सा पॉलिटिकल पावर तो हमें भी चाहिए। तो वो लोग चाहते थे कि दलित्स को भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करवाना। उनका लिमिटेड ही रहा उनका पार्टिसिपेशन, क्योंकि वो लोग क्या चाहते थे, पॉलिटिकल पावर जो उनको मिल नहीं पा रही थी। फिर आए हमारे BR अम्बेडकर, फादर ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने आकर के क्या कहा कि दलित्स को एक एसोसिएशन में ऑर्गेनाइज करते हैं जिसका नाम रखा जाएगा DCA, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। ये हुआ 1930 पे। इसके ऊपर आता है MCQ। BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में होने लगी घमासान लड़ाई, युद्ध होने लगा। क्यों? क्योंकि BR अम्बेडकर कहते थे सेपरेट इलेक्टोरेट, तो महात्मा गांधी ने कहा कि सर समझिए तो सही, सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे तो इक्वालिटी कब आएगी, सब लोग बराबर तो आ ही नहीं पाएंगे, है ना। लेकिन फिर इनके बीच में लड़ाई हुई, महात्मा गांधी ने अपना ही रोना धोना शुरू कर दिया कि मेरी बात मानो, नहीं तो मैं कर रहा हूँ फास्ट, ठीक है। फिर अम्बेडकर ने कहा कि यार ठीक है चलो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। मुस्लिम्स ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया। लेकिन फिर 1927 में इन्होंने सोचा कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग ना यार थोड़ी सी मतलब दोस्त तो बन ही सकते हैं, है ना, क्या हो जाएगा, थोड़ा दोस्त वोस्त बनने की कोशिश करते हैं। इन्होंने दोस्त बनने की कोशिश करी। जिन्ना ने कहा कि अच्छा ठीक है सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं मांगते हम, पर हमें रिजर्व सीट्स तो दे दो सेंट्रल असेंबली में। पर हमारे एक आदमी थे जिनका नाम था MR जयकर, उन्होंने कहा हो ही नहीं सकता। ये हिंदू महासभा के थे। इन्होंने कहा कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, ठीक है, बिल्कुल होगा ही नहीं। तो जो बची कुची उम्मीद थी कि कभी हिंदू मुस्लिम एक साथ आएंगे, वो भी निकल ली, वो उम्मीद भी खत्म हो गई। ठीक है। अब इस तरीके से हम लोगों को धीरे धीरे करके हम कोशिश तो कर रहे थे, कभी NCM के तरीके से, कभी CDM के तरीके से, पर इवेंचुअली होता क्या था, इन मूवमेंट्स के अंदर ना इवेंचुअली लड़ाई हो ही जाती थी, वायलेंट एक्टिविटी कोई ना कोई हो ही जाती थी। तो इसीलिए लोगों को इमोशनल तरीके से जोड़ना बहुत इम्पोर्टेंट था। अब भाई इमोशनल तरीके से लोगों को कैसे जोड़ा जाए, वहीं पर बात आती है सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग की। इन्होंने कहा हमारी हिस्ट्री, हमारा फिक्शन, हमारे फोकलोर सॉन्ग्स, हमारे प्रिंट सिंबल्स, इन सब का इस्तेमाल करो। लोग होते हैं इमोशनल, उनके इमोशंस के साथ में तुम उनको इमोशनल तरीके से तुम उनको रिक्वेस्ट करो और तुम्हारा काम बन जाएगा। तो जैसे हम लोगों ने नेशनलिज्म इन यूरोप में पढ़ा था ना, क्या होता है, एक फिगर बनाया जाता है जो नेशन को रिप्रेजेंट करता है, जैसे जर्मेनिया का फिगर बना था, है ना। ऐसे ही हम लोगों ने भी इंडिया में कौन सा फिगर बनाया, भारत माता का इमेज बनाया। पहला इमेज क्रिएट किया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। प्लीज रिमेंबर दिस इज नॉट चैटर्जी, दिस इज बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। उन्होंने पहला इमेज बनाया भारत माता का। 1970s में उन्होंने एक गाना भी लिखा था, वंदे मातरम, और उनका एक नॉवल था आनंद मत, उसके अंदर उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट के बारे में बात भी करी थी। फिर रविंद्रनाथ टैगोर ने इस इमेज की पेंटिंग करी। ही पेंटेड द फेमस इमेज ऑफ भारत माता। ऐसे कर करके इन्होंने भारत माता की इमेज बनाई, जो कि बहुत काम, सोफिस्टिकेटेड, कंपोज, डाइवाइन, स्पिरिचुअल दिखती है, ठीक है। ऐसा इन्होंने इमेज बनाया। फिर धीरे धीरे करके क्या करा लोगों ने,
गाँव में जाने लगे, वहाँ की किस्से कहानियाँ सुनने लगे, वहाँ से फोक सॉन्ग्स बनाए, ठीक है, लेजेंड्स की कहानियाँ बनाई, ये सारी कहानियाँ बनाई। इनफैक्ट बंगाल में तो रविंद्रनाथ टैगोर खुद गए, उन्होंने नर्सरी राइम्स और ये सारी चीज़ें उन्होंने भी फोकलोर्स इकट्ठे करने शुरू किए। मद्रास के अंदर नतेसा शास्त्री थे जिन्होंने 4 वॉल्यूम का तमिल फोक टेल्स लिखा, द फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया, ये सब लिखा। तो ये सब क्या है, अलग अलग जगह के अलग अलग टेल्स हैं। जब बंगाल में स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो उन्होंने एक ट्राई कलर फ्लैग बनाया, जिस फ्लैग के अंदर 3 कलर्स थे। ट्राई कलर मतलब 3 कलर्स थे। बंगाल के फ्लैग में कौन कौन सा कलर था, रेड, ग्रीन और येलो, 3 कलर्स का ये फ्लैग बनाया। इसके अंदर 8 लोटस थे जो 8 प्रोविंसेस शो करते थे, और एक क्रेसेंट मून था जो कि हिंदू और मुस्लिम शो करता था। 1921 में महात्मा गांधी ने भी फ्लैग बनाया जो रेड, ग्रीन और वाइट कलर का था। बीच में उन्होंने एक स्पिनिंग व्हील डाल दिया। स्पिनिंग व्हील का मतलब था कि खुद की हेल्प खुद करो, सेल्फ हेल्प शो करता था ये। इन तरीकों से हम लोगों ने नेशनलिज्म की फीलिंग जनरेट करनी, क्रिएट करनी शुरू करी। फिर एक और तरीका था कि भाई अपनी हिस्ट्री तो देखो। अब क्या हो रहा था, ब्रिटिशर्स आके कहते थे इंडियंस तो किसी काम के नहीं है, इंडियंस तो बहुत ही इंफीरियर है हमसे, महान तो हम है ना, ब्रिटिशर्स आकर के ये कहते थे। तो इंडियंस ने कहा कि सर ऐसा तो नहीं था, तो वो अपनी हिस्ट्री में गए, उन्होंने वो ग्लोरियस टाइम देखा जिस टाइम पर इंडियंस ने बहुत कुछ अचीव किया था, मैथमेटिक्स में, आर्किटेक्चर में, साइंस में, रिलीजन में, कल्चर में, लॉ, फिलॉसफी, जो जो चीज़ें इंडियंस ने अचीव करी थी उसकी वो गीत गाने लगे। उन्होंने कहा कि देखो इंडियंस भी तो कितने अच्छे हैं, इंडियंस ने भी तो कितना कुछ किया है, तो वी आर नो वे इन्फीरियर टू ब्रिटिशर्स, हम भी बहुत महान हैं और हम भी इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या है, बहुत सारे तरीके हम लोगों ने अपनाए, सत्याग्रह, NCM, CTM और फिर हिस्ट्री, फोकलॉर, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इस्तेमाल करके नेशनलिज्म की फीलिंग जनरेट करी, क्विट इंडिया मूवमेंट आया एंड फाइनली वी गॉट इंडिपेंडेंस। नाउ कंग्रेचुलेशंस जो लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा है, कंग्रेचुलेशंस, वी आर डन विद दैट चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया। ये था आपका पूरा चैप्टर खत्म हो गया है। अब आप लोगों का होमवर्क क्या है, होमवर्क क्वेश्चन ये है, NRI डे कब होता है, 6 अप्रैल का सिग्निफिकेंस क्या है। 6 अप्रैल के 2 सिग्निफिकेंस मेंशन्ड है आपके चैप्टर में, एक बार हड़ताल लगा था, दूसरी बार दांडी मार्च वाला। ठीक है, ये आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर। डेट, जिस दिन महात्मा गांधी इंडिया आए थे, 1915 में आए थे, तुमने मुझे डेट बतानी है और बताना है 6 अप्रैल का सिग्निफिकेंस क्या है। इसके बाद में टेलीग्राम चैनल जाकर के देखो, टेलीग्राम चैनल पर इसी चैप्टर के बहुत सारे MCQs तुमको मिलेंगे। ठीक है, वो सारे MCQs आप अटेम्प्ट करो। उसके सिवाय तुम्हारे जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं उसके लिए है वर्कशीट, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल में भी है। वर्कशीट कीजिए, कंप्लीट करो अपने आंसर्स, जो जो क्वेश्चन का आंसर देना है वो आंसर दीजिए। कोई डाउट है, कोई भी अगर डाउट है इस चैप्टर में, इफ यू वांट मी टू रिव्यू योर आंसर्स, प्लीज सेंड अ मेल or your answers to learnwithmuskan17@gmail.com। ये मेल ID, टेलीग्राम का लिंक, वर्कशीट, everything is available in the description box. if you have not followed me on my social media, वो भी कर सकते हो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, क्योंकि बहुत मेहनत लगी थी, 1 घंटे में इतना बड़ा चैप्टर कराना बहुत मेहनत लगी थी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर तुमने अभी तक नहीं किया है तो, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। आई होप इट विल हेल्प यू। ओके, और प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि तुमको क्लास कैसी लगी। ठीक है, बिकॉज आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, लाइक लिटरली। प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई लव टू रीड योर कमेंट्स। प्लीज़ मुझे बताना कि तुम्हें क्लास कैसी लगी। ओके, थैंक यू सो मच। हाँ जी, अब बताइए, जो लोग लाइक